A very good morning to all my dear students. Today I am going to discuss RBI new integrated ombudsman scheme 2021. कल मैं 3 वीडियो आपको डाला हूँ आप लोग के लिए। एक है PMAGP का, एक PMFME का और एक PM विश्वकर्मा का। आज भी मैं बैक टू बैक कम से कम 4 से 5 वीडियो डालने जा रहा हूँ। ये पहला वीडियो बना रहा हूँ RBI न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का जो MCQ का वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज मैं उसका कंप्लीट जो टारगेट सारा है सेक्टर वाइज, आप कह सकते हैं स्टडी नोट्स का जो वीडियो है वो मैं आज डालूंगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का मैं डालूंगा आज वीडियो। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक दो और वीडियो आपके लिए लाने का। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। कोशिश कीजिएगा, चूँकि ये नोट्स का वीडियो है तो इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा SBI CBO के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए और कोई भी बैंकिंग प्रमोशनल एग्जाम के लिए। मैं खुद एग्जाम में अपेयर हुआ हूँ 1 या 2 बार। ओम्बड्समैन स्कीम से 2-3 क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 वाज लॉन्च्ड ऑन, डेट क्या है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखते जाते हैं कि करके। नवंबर 12 2021 को जो है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 लॉन्च किया गया। इसको जो है, इसके पहले 3 अलग अलग ओम्बड्समैन स्कीम चल रहे थे। एक का नाम था द RBI ओम्बड्समैन स्कीम 2006, एक का नाम था द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018। एक तीसरा क्या था, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। इन तीनों को जो है वो इंटीग्रेट करके, तीनों को कंबाइन करके जो है एक न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 बनाया गया। तो ये तीनों को जो है, अब तीनों का इंडिविजुअली कोई रोल नहीं है, तीनों को इंटीग्रेट करके जो है एक ही स्कीम बना दिया गया है। और ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, ये तीनों को मिला के ही बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और है इसमें। जो भी चीज़ है वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें है। जैसे इसमें क्या क्या इस पेज में जो है, एक तो याद रखिएगा कब बनाया गया, इसको कब लॉन्च किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किन 3 को मिला करके इसको बनाया गया है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को। तो तीनों का स्कीम का नाम आपको याद रखना है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 और तीसरा क्या है, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। इन तीनों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, आइए और सब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ओम्बड्समैन और डिप्टी ओम्बड्समैन जो होते हैं, ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन हो सकते हैं, इनका टेन्योर क्या है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लेन करने का प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। आप सब डेटा को एक नोटबुक में इसको नोट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आखिरी में मैं इस पर बेस्ट MCQ भी करूँगा 5-6, और उस MCQ के थ्रू ये देखेंगे कि आपने कैसे पढ़ा है। इसका एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओम्बड्समैन और डिप्टी ओम्बड्समैन जो हैं, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किससे होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन कौन हो सकते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, GM और अपर स्केल ऑफ RBI। GM और उससे ऊपर के स्केल जो RBI के होते हैं वही बन सकते हैं डिप्टी और डिप्टी ओम्बड्समैन और ओम्बड्समैन जो है। नो लिमिट ऑफ अमाउंट का क्या मतलब है कि बैंक के साथ आपका कोई सर्विस या किस तरह का कोई पैसे का आपका कोई जवाब ढंग से नहीं मिला या किस तरह का कोई इशू है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आपका कितना भी करोड़ का हो मामला, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, जो भी मामला हो, आप जो है इस स्कीम के अंतर्गत आप आते हैं और आप कंप्लेन कर सकते हो ओम्बड्समैन को, डिप्टी ओम्बड्समैन को। इसके लिए कोई लिमिट नहीं अमाउंट का किया गया। ठीक है, अब देखिए सर्विस का जो डिफिशियंसी होता है बैंक में, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर उसमें कोई फाइनेंशियल अमाउंट इंक्लूड नहीं है, कोई सर्विस का डिफिशियंसी है, तो आप उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसको अगर वो जायज़ लगेगा तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, टेन्योर जो है ओम्बड्समैन का और डिप्टी ओम्बड्समैन का, दोनों का टेन्योर क्या है, 3 साल का है। 3 साल का टेन्योर है दोनों का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कंप्लेन का क्या प्रोसीजर है।
कंप्लेन का जो प्रोसीजर है वो हम देखते हैं कि आप जो है कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी है, आप कंप्लेन डायरेक्टली कर सकते हैं ओम्बड्समैन को कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट कंप्लेन जो है ना हैज़ टू बी डन टू रेगुलेटेड बॉडी या बैंक, मतलब आप डायरेक्टली कंप्लेन जो है ओम्बड्समैन के पास नहीं कर सकते हैं, आपको कंप्लेन करना है पहले बैंक के पास ही। आपका जो भी सर्विस का डिफिशियंसी हो या कोई पैसे का मामला हो या किसी भी तरीके का कोई चीज़ हो, फर्स्ट कंप्लेन हैज़ टू बी डन टू रेगुलेटेड बॉडी या बैंक। बैंक को ही रेगुलेटेड बॉडी कहा जाता है। अब जब कंप्लेन आप वहाँ बैंक में कर देंगे तो क्या क्या कंडीशंस है कि आप बैंक में कंप्लेन करने के बाद आप ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। पहली बात यह है कि आपको जो बैंक ने जवाब दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्या है, बैंक ने जो आपको जवाब दिया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि बैंक के द्वारा आपका जो कंप्लेन है, जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बैंक के द्वारा आपका कंप्लेन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैंक के द्वारा आपके कंप्लेन का जवाब 30 दिन तक नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 3 में मैं एग्जाम में अपियर हुआ था, उसमें आया था कि आप जो है ओम्बड्समैन के पास जब आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं उससे पहले बैंक क्या क्या कंडीशंस है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि कितने दिन तक आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो 30 दिन तक अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता है तो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया तब भी कंप्लेन कर सकते हैं, या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन है। आगे देखते हैं। जब आप कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या शर्त है, उसके लिए और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, रूल रेगुलेशन है, देखते हैं। If received the reply from the bank or regulated body and not satisfied or rejected, complaint can be made till year। मतलब अगर आपको बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, बैंक ने आपके कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया है, जिस दिन आपको इंटीमेशन मिल गया, आपको जवाब मिल गया बैंक से, या आपको इंटीमेशन मिल गया कि आपका जो कंप्लेन था वो रिजेक्ट हो गया, उस दिन से लेकर के 1 साल तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1 साल तक, किस दिन से, जिस दिन आपको जवाब मिला हो बैंक से उस दिन से लेके 1 साल तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा केस क्या है, अगर आपको जवाब ही नहीं मिला, अगर आपको जवाब ही नहीं मिला तो उस केस में क्या है, इफ़ रिप्लाई हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड इन विथिन 10 डेज, 30 दिन तक आपको जवाब नहीं मिला, देन आफ्टर 30 डेज टिल 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ कंप्लेन कैन बी मेड। मतलब 30 दिन के बाद 1 साल तक कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो दिन कब से काउंट होगा, वो दिन काउंट होगा जिस दिन आपने कंप्लेन किया था, उस दिन से लेके 1 साल तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 साल तक कंप्लेन किया जा सकता है। वो किस दिन से काउंट होगा, वो काउंट होगा या तो अगर आपको जवाब मिल गया हो, सेटिस्फाइड नहीं है, जिस दिन जवाब मिला उस दिन से काउंट होगा। रिजेक्ट हो गया है तो जिस दिन रिजेक्ट हुआ आपको इंटीमेशन मिल गया उस दिन से काउंट होगा, या फिर अगर आपको जवाब दिया ही नहीं तो फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लेन। ठीक है। कंप्लेन विल बी रिजॉल्व्ड विथ इन 15 डेज। कंप्लेन कैन बी रिजॉल्व्ड विथ इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। ठीक है। कंप्लेंट विल बी रिजॉल्व विद, हाँ ठीक है। ये जो है ओम्बड्समैन के लिए है कि जब आप कंप्लेन वहाँ पे लॉन्च करते हैं, ठीक है, ओम्बड्समैन के पास, तो 15 दिन के अंदर उसका वो कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व 100% हो जाएगा। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट देखिए, सारा चीज़ देखते जाइएगा। 15 दिन के अंदर ओम्बड्समैन के पास आपका जो कंप्लेन है उसका 15 दिन ही समय सीमा है, एक चीज़। दूसरा, मैक्सिमम कंपनसेशन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। मैक्सिमम कंपनसेशन कितना है, 20 लाख है। मैक्सिमम कंपनसेशन कितना है, 20 लाख है। तीसरा क्या है, एडिशनल 1 लाख फॉर एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेंटल एगोनी एंड हरासमेंट। ठीक है। तो 20 लाख और प्लस 1 लाख है, मतलब 20 लाख का तो कंपनसेशन आपको मिलेगा प्लस एडिशनली 1 लाख आपको मिलेगा। आप जो इस दौरान आपका जो मेंटल एगोनी हुआ है, जो हरासमेंट हुआ है, आप जो परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, या जो आपका खर्चा हुआ होगा उस चीज़ को कंप्लेन लॉन्च करने में, आने में, जाने में, इन सब के लिए आपको अलग से 1 लाख रुपए का, दोनों चीज़ जो डेटा है ना, 20 लाख कॉम्पनसेशन के लिए और 1 लाख मेंटल एगोनी और हरेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ऑर्डर अवार्ड कंप्लायंस विद इन 30 डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया है कई बार कि जो ऑर्डर वहाँ से निकला है ओम्बड्समैन के पास से, उसका कंप्लायंस 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ये बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन है कि 30 दिन के अंदर जो है उस ऑर्डर का कंप्लायंस हर हाल में कर देना है बैंक को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं, अगर ओम्बड्समैन का जो डिसीजन आया है उससे भी आप खुश नहीं हैं तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है, अपीलेट अथॉरिटी होता कौन है? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये होते हैं इस केस में अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी appeal can be done after order award within 30 days of the receipt of the communication of award or closure of the complaint। ठीक है, ये यहाँ पे जो आप कंप्लेन करते हैं, सॉरी अपना लॉज करते हैं कंप्लेन एपीलेट अथॉरिटी के पास, ये जो है 30 दिन के अंदर आपको इसका इनका जो मैक्सिमम टाइम है, टाइम फ्रेम इनके लिए 30 दिन का है। ठीक है, तो जो भी इससे संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया। इसको आप वीडियो को दोबारा से बैक करके आप दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू। 1 मिनट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये भी देख लीजिए। हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल पढ़ने के लिए बना हुआ है। आप चाहें तो सारा मटेरियल एक बार में 499 में बाय कर सकते हैं। क्या मटेरियल है आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट में, 1 मिनट का समय लूँगा। आरबीआई सर्कुलर जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का मेरे पास नोट्स बना हुआ है, प्लस 100 एमसीक्यू है। ऑल एक्ट, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, एनआई एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, इसके नोट्स बने हुए हैं, इसके एमसीक्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, सीजीटीएमएससी, डीएनआरएलएम, डीएनएलएम का नोट्स और एमसीक्यू अवेलेबल है। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट 23 जो 2023 में जो बजट आया है उससे जो संबंधित सारे नए स्कीम्स आए हैं उसके नोट्स और एमसीक्यू रेडी हैं। फाइनेंशियल और इको अवेयरनेस जो है वो नोट्स प्लस एमसीक्यू अगस्त से लेकर जो है दिसंबर तक का रेडी है। ऑल जनरल बैंकिंग टॉपिक्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेटेड स्कीम ओम्बड्समैन वाला, ये भी एक सिंगल टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, सब कुछ का जो डेटा मटेरियल हमारे पास रेडी है। कोई भी लोग जो SBI का एग्जाम देने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम देने वाले हैं, सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, या किसी भी अन्य बैंक का प्रमोशनल एग्जाम का देने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। अलग से मैं आपको 10 टेस्ट दे दूंगा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए, उस टेस्ट का PDF भी दे दूंगा आपको। ठीक है, लगभग 500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी एमसीक्यू है। इस टोटल जो है इसका सारा कॉस्ट सिर्फ 499 है। एक बार में पे कीजिए, व्हाट्सएप आपको सारा डेटा PDF के रूप में आपको मैं दे दूंगा। प्रिंट निकालिए, जैसे निकालिए उसको पढ़िए। UPI ID हमारा प्रथम बैंक का 2@YBL है। किसी तरह के कोई क्लैरिफिकेशन के लिए 7970903637 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 5 MCQ देख लेते हैं। नहीं, 5 MCQ से पहले कुछ चीज़ और बच गया है, मैं मिस कर दिया था। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन सेटअप एट RBI चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में इनका सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहा है, तो चंडीगढ़ में बना है। फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स थ्रू फिजिकल मोड, द CRPC undertakes initial scrutiny and processing of these complaints, uploads them on CMS, which are then assigned to officers of RBI Ombudsman. The RBI Ombudsman and Deputy Ombudsman may reject a complaint at any stage। ठीक है, सिंपल बात है। अगर कोई कंप्लेन सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है, उसको किसी भी समय रिजेक्ट किया जा सकता है। सेम जो ये रूल है वो अपने कंप्लेन करने वालों के लिए भी है कि कंप्लेन कैन बी विड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ द बाय द कंप्लेनेंट अंडर दिस स्कीम। जो कंप्लेन किया है वो भी किसी भी स्टेज पे उस कंप्लेन को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं इसके बेस्ट पे 5 MCQ देखते हैं। MCQ तो हमारे नोट्स में और PDF में बहुत सारा है, लेकिन इस वीडियो में 5 MCQ इंक्लूड किया हूँ ताकि एटलीस्ट जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ कंप्लेनेंट filing person is not satisfied with the decision of banking ombudsman, then he can
file a complaint with the appellate authority within how many days from the date of receipt of the decision of award। ठीक है, जो ओम्बुड्समैन का डिसीजन है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कितने दिन तक जो है आप उसको कंप्लेन अपीलेट अथॉरिटी के पास कर सकते हैं, कितने दिन में। ठीक है, तो इसका कितना है, 30 डेज है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What maximum amount of compensation is specified in an award by banking ombudsman which has to be paid by bank to complainant filing customer for the damage suffered because of any act or inconvenience due to the bank। 20 लाख का लिमिट है। क्लियर है आप लोगों को? 20 लाख का लिमिट है नॉर्मली कंपनसेशन, और 1 लाख क्या है, मेंटल एगोनी और हरेसमेंट के लिए है। शायद वो क्वेश्चन भी आगे इंक्लूड किया गया, नहीं किया गया तो आप लोग याद कर लीजिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन में अवार्ड कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट फॉर मेंटल एगोनी एंड हरेसमेंट, में यही बोल रहा था। अप टू हाउ मच अमाउंट, 1 लाख रुपए का जो है वो मैक्सिमम है। जो मानसिक परेशानी होती है इस कंप्लेंट को करने में, और परेशानी होती है, जो मेंटली हरेसमेंट होता है, वो बैंक में जाता है, बैंक में कंप्लेन करता है, फिर बैंक से वो निराश होता है, फिर वो ओम्बड्समैन में कंप्लेन करता है। इन सब के लिए जो है मैक्सिमम जो दिया जा सकता है वो 1 लाख रुपये दिया जा सकता है। The Integrated Ombudsman Scheme 2021 of the Reserve Bank of India has been formed by combining how many earlier Ombudsman scheme। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि 3 अर्स्टवाइल ओम्बड्समैन स्कीम थी जिसको इंटीग्रेट करके ये द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 बनाया गया है। 3 यहाँ मैंने लिख दिया है आपके रिवीजन के लिए। 3 कौन कौन से हैं? 3 का नाम है, पहला है द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 एंड द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। इन तीनों को मिला करके बना दिया गया है द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ही के दिन में बैक टू बैक 4 से 5 वीडियो डालने वाला हूँ। कल भी मैं 3 वीडियो डाला हूँ, PMEGP PMFME का और विश्वकर्मा का। उसके पहले NRLM का, प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग का, CGT MSC का, RBI सर्कुलर का, सारे वीडियो डाला हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, और आपको जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको हेल्प मिले। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, RBI सेटअप इट्स सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इन विच सिटी। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चंडीगढ़ में RBI ने सेटअप किया है अपना CRPC। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट कीजिए, इसके अपलोड होने के 20 से 25 मिनट के बाद दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा, और दूसरा वीडियो होगा प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग का कंप्लीट टारगेट। जितने भी टारगेट्स प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग से संबंधित हैं वो सारा मैं आपको दे दूंगा आज वीडियो में। ठीक है।